सबसे पहले मैं प्रगतिशील लेखक संघ और पवन करण जी को मैं प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके विचारों के बारे में विचार साझा करने का मुझे मौका मिला। समकालीन भारत में जो अभी का समय है एक कठिन दौर है। अभी सच और झूठ का पता करना मुश्किल है और जो हम कह सकते हैं कि अभी जो भारतीय लोकतंत्र है ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि उसे अभी मंजिल अब एक आइडियोलॉजिकल कंटेस्ट है। इस दौर में हम देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया और उनके विचार और उनके प्रोग्रामेटिक एक्शन समकालीन भारत में कितने उपयोगी हैं, कितने उनके विचारों को लिया जा सकता है, उनके विचारों को दूसरे विचारधारा के साथ कितना डायलॉग कराया जा सकता है, उनकी रिलेवेंस कहाँ तक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के बौद्धिक और राजनीतिक इतिहास में राम मनोहर लोहिया एक महत्वपूर्ण चिंतक के रूप में उभर कर आते हैं। एक समाजवादी चिंतक थे, एक राजनेता भी थे और इनके बारे में कहा जाता है कि एक तरफ उनमें समाजवादी चिंतन के प्रवर्तकों में से एक है, दूसरे तरफ उनमें एक पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म दिखाई पड़ता है। प्रोग्रामेटिक एक्शन में एक थिएट्रिकल गेस्चर है उनमें, मतलब एक नाटकीय अंदाज में वो जैसे कांग्रेस की जब वो आलोचना करते हैं और कहीं कहीं पर भाषा उनकी तीक्ष्ण दिखाई पड़ती है। वो एक संसदीय लोकतंत्र के सीमाओं के आलोचक के रूप में भी उभर कर आते हैं। एक कहीं वह पूंजीवादी विरोधी उनकी विचारधारा दिखाई पड़ती है, कभी साम्यवादी विरोधी धारा भी दिखाई पड़ती है और वो भारतीय साम्यवादियों, इवन भारतीय समाजवादियों और जवाहरलाल नेहरू की जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, जो एज ए एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्निटी, उसके आलोचक के रूप में भी उभर कर आते हैं। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय दशक में भारत में नए नए विचारधारा उभर कर आ रहे थे, जो भारत के संकल्पना के संबंध में वह एक विचार दे रहे थे। एक डोमिनेंट विचारधारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, जो भारत के संकल्पना के बारे में एक वैचारिक सोच कर रहा था कि आगामी भारत, जो भविष्य का भारत होगा, कैसा होगा। वो भारत की संकल्पना का एक सूत्रीकरण हो रहा था। दूसरे तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तीसरे तरफ मार्क्सवादियों का एक दृष्टिकोण था और उसी समय एक समाजवादी दृष्टिकोण था। जो राम मनोहर लोहिया, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनती है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर थी, उसके एक संस्थापक सदस्य थे। ऐसा कहा जाता है, पहले मैं अगर राम मनोहर लोहिया का अगर लाइफ हिस्ट्री को एक बार स्केच करें तब उनके हम वैचारिक संरचना पर आएंगे कि मूलतः फैजाबाद के रहने वाले राम मनोहर लोहिया की शिक्षा दीक्षा बनारस में होती है, कलकत्ता में होती है, बम्बे में होती है। वो पीएचडी करने जर्मनी के विश्वविद्यालय में जाते हैं और अर्थशास्त्र में वो प्रोफेसर जोम्बार्ड के अंदर में पीएचडी थीसिस लिखते हैं। उनके पीएचडी थीसिस का टॉपिक था इकोनॉमीज ऑफ साल्ट सत्याग्रह, जो गांधी का साल्ट सत्याग्रह था। 1933 में वो भारत लौट कर आते हैं और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी की जो वैचारिक सोच थी कि वो कांग्रेस के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उपनिवेशवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी जो आंदोलन चल रहा था, उसको समर्थन दे रहा था। इनके बीच भी एक आइडियोलॉजिकल कंटेस्ट है, एमंग सोशलिस्ट समाजवादियों के बीच भी एक संघर्ष था, वैचारिक संघर्ष था, एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था। इसमें जैसे इन समाजवादी जो चिंतक थे, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव मार्क्सियन सोशलिज्म से ज़्यादा प्रभावित थे। मीनू मसानी और अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से ज़्यादा प्रभावित थे, लोकतांत्रिक समाजवाद से। और राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन गांधीयन समाजवाद से ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन
राम मनोहर लोहिया, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट का बहुत पॉइंट था। आचार्य नरेंद्र देव ने कहा था अपने भाषण देते हुए प्रोग्राम में कि जो कांग्रेस, इनको कांग्रेस से एक शुरू से एक संघर्ष था कि कहीं कांग्रेस अपने प्रोग्रामेटिक एक्शन और विचारधारा में कहीं डेविएट तो नहीं कर रहा है, लेकिन उनके लिए सबसे उचित मान रहे थे कि इस साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन में हम कांग्रेस को समर्थन देंगे और ये जो आंदोलन है ये बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन है, ऐसा आचार्य नरेंद्र देव कह रहे थे, क्योंकि वो मार्क्सियन समाजवाद से प्रभावित थे। लेकिन फिर भी हम समर्थन देंगे और इसके साथ साथ जो सामाजिक और लोकतांत्रिक बदलाव का मुद्दा है वो हम राष्ट्रीय एजेंडा पर लाने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस को समर्थन देंगे। ये कांग्रेस, ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, आज़ादी के बाद में बिखराव होता है। आचार्य नरेंद्र देव की 1955 में मृत्यु हो जाती है। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं, अशोक मेहता कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं और आज़ादी के बाद राम मनोहर लोहिया एक इम्पोर्टेंट फिगर के रूप में उभर कर रहते हैं, वो अकेला बच जाते हैं। वो एक उनकी वैचारिक सोच और दूसरा उनका संगठनात्मक ढांचा, और उसमें वो जो संगठनात्मक ढांचा और जो आंदोलन करते हैं उसमें कहीं कहीं पर एक्सट्रीमिज्म हमें दिखाई पड़ती है। इनमें एक वैचारिक मतभेद समाजवादियों में ये भी था कि आपस में भी मतभेद था। वैचारिक मतभेद ये था कि कांग्रेस से हमारी दूरी कितनी रहेगी, हम किस हद तक कांग्रेस को समर्थन देंगे, किस हद तक कांग्रेस से हम दूरी बनाकर रखेंगे। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कैसे होगा, उसका ढांचा क्या होगा, उसके वैचारिक सोच क्या होंगे, जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स है, आज़ादी के बाद जो नेहरू का डेवलपमेंट डिस्कोर्स है, जो गांधी भी कहते हैं कि नेहरू भारत का, हमारा वारिस जो है भारत नेहरू के हाथों में सुरक्षित होता है। इसके बावजूद भी कि दोनों के डेवलपमेंट डिस्कोर्स में ज़मीन आसमान का अंतर था। राम मनोहर लोहिया जब उभर कर आते हैं तो वो अपने वैचारिक उनकी सोच होती है, वह एक देसी समाजवाद, एक देसी राष्ट्रवाद, एक देसी आधुनिकता का सूत्रपात करते हैं। ये भी जो यूरोप में आंदोलन हो रहा है उससे प्रभावित हैं, वो देसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे देश के चिंतक थे, इवन महात्मा गांधी, ये जो यूरोप में बौद्धिक क्रांति हो रही थी, जो पश्चिमी ज्ञानोदय था, जो बौद्धिक क्रांति थी, यानी जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, मार्क्सियन समाजवाद है, आधुनिकता का जो विमर्श है, वह यूरोप की धरती से ही उभर कर आया था और वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा था। और राम मनोहर लोहिया भी अछूता नहीं थे, उससे प्रभावित है। लेकिन वो समाजवाद, यूरोपियन समाजवाद को वह भारतीय मिट्टी में, भारतीय ढांचे के अनुसार वो गांधी से प्रभावित है। वो कहते थे, गांधी के वो मानस पुत्र थे। उन्होंने कहा कि भारत में वो गांधी को बहुत हद तक मानते थे, लेकिन गांधी की आलोचना भी करते थे, गांधी की कुछ बातें नहीं भी मानते थे। हम इस मुद्दे पर आने के पहले एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1942 के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए, गोवा के आंदोलन में, गोवा मुक्ति संग्राम में भी जेल गए, नेपाल के राणाशाही के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा था उसमें वो ज्ञापन दे रहे थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया गया और जवाहरलाल नेहरू ने गिरफ्तार किया गया, वो एम्बेसी में ये देने जा रहे थे, ये रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे थे। नेहरू और पटेल का जो पत्राचार है, नेहरू कह रहे हैं कि पटेल आप छोड़ दीजिए इनको, क्योंकि एक अमेरिकी पत्रकार मुझसे पूछ रहा था कि इसके लिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, और वो आंदोलन कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। पटेल अपना आर्गूमेंट देते हैं कि नहीं, इस तरह का मैंने जो आंदोलन था, जो डेलीगेशन है, हम आपका रिप्रेजेंटेशन ले लिए, फिर आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं थी, धारा 144 लागू था, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। गोवा आंदोलन में शरीक होते हैं और वो भारतीय, जब वो समाजवाद का सिद्धांत गढ़ते हैं गांधी के आदर्शों पर, तो वह भारतीय जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक परंपरा का जो सिम्बॉल्स है, जो दंत कथाएँ हैं, उसको वो लाने का प्रयास करते हैं और समाजवाद को उसी के अनुसार
पश्चिमी समाजवाद को देसी समाजवाद के रूप में ढालने के लिए एक नए सिद्धांत गढ़ते हैं। वह कुछ हद तक गांधी को भी नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि 3 तरह के गांधीवादी हैं, एक सरकारी गांधीवादी, दूसरा मठाधीशी गांधीवादी और तीसरा कुजात गांधीवादी। वो अपने को कुजात गांधीवादी मानते थे। मठाधीशी गांधीवादी विनोबा भावे को मानते थे कि वो सर्वोदय चला रहे हैं, लेकिन गांधी के अन्य आदर्शों को, उनके विचारों को वो तिलांजलि दे चुके हैं। गांधी का एक समग्र दृष्टिकोण था भारत में समतामूलक समाज की स्थापना का, उसे दूर हट गए। और एक सरकारी गांधीवादी हैं, सरकारी गांधी, जो सरकारी आयोजन होता है लेकिन गांधी के विचारों से लेना देना नहीं है, अपने को कुजात गांधी में है। मुझे कहना है कि लोहियावादी भी जो अभी वर्तमान में हैं, उनसे भी, उनके जो ऑफिशियल जो उत्तराधिकारी क्लेम करते हैं, उनसे भी सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोहिया और लोहिया के जो विचारधारा है उसे सचेत रहने की ज़रूरत है। जब वो अपने सिद्धांत गढ़ते हैं जो समाजवाद का एक जो सिद्धांत डॉक्ट्राइनल फाउंडेशन, जो एक फाउंडर के रूप में समाजवाद के बारे में, वो मार्क्सियन समाजवाद की आलोचना करते हैं। देखिए, उनकी एक सप्त क्रांति की हम चर्चा करेंगे अपने विमर्श के समय में। वो 7 रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, सप्त क्रांति। उसमें कास्ट, क्लास, जेंडर, नेशन, रेस, इनके बीच में जो अन्याय है, जो इनजस्टिस है, उसकी वो कहते हैं कि ये समतामूलक समाज में इस सप्त क्रांति के द्वारा ही एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। लेकिन पहले अपनी वैचारिक जो सिद्धांत गढ़ने के क्रम में वो यूरोप की मार्क्सियन, वो कहते हैं कि जो मार्क्स का समाजवाद का सिद्धांत है वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। जो मार्क्स का पूंजीवाद के संबंध में जो सिद्धांत है, जो इतिहास के बारे में मार्क्स का सिद्धांत है, वह गैर यूरोपियन देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, सुटेबल नहीं है। वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जो पूंजीवाद का सिद्धांत देते हैं, जो एक पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वह आलोचना यूरोप तक ही सीमित है। उसे गैर यूरोपियन राष्ट्रों को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भी यूरोप का एक नया तकनीक है मार्क्सवाद भी, कि एशियाई देशों का पूंजीवाद तो कर रहा है, मार्क्सवाद भी एशियाई देशों को स्लेव बनाने का वो भी एक नया हथकंडा है। वो कह रहे हैं कि जो मार्क्स का समाजवाद का पूंजीवाद के बारे में जो आलोचना करते हैं कि पूंजीवादी देशों में साम्यवादी क्रांति होगी और सर्वहारा वर्ग मुक्त होगा, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण होगा, लेकिन वो यूरोप के जो एशिया के देश हैं, जो पूर्व के देश हैं, उन्हें उस सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं लेना देना है कि अभी का जो वर्तमान दौर है, वो बोल रहे हैं कि साम्राज्यवाद के बारे में कार्ल मार्क्स ने फोरकास्ट नहीं किया था, जो लेनिन करते हैं अपने पुस्तक कैपिटलिज्म, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। यानी कार्ल मार्क्स साम्राज्यवाद के बारे में वैचारिक रूप से वो मार्क्सियन सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री का, जो इतिहास की अवधारणा है कार्ल मार्क्स की, और जो स्टेज समाज का बताते हैं कि समाज इन तरीकों से गुजर कर जाएगा, वह भी यूरोपियन, गैर यूरोपियन समाज पर लागू नहीं होता है, अप्रासंगिक है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके साथ साथ वो भारतीय मार्क्सवादियों की भी आलोचना करते हैं। डांगे और एम.एन. रॉ और बहुत सारे जो मार्क्सवादी थे, और वह आलोचना इस आधार पर करते हैं कि ये जो इंडियन मार्क्सिस्ट हैं, वो ऐसा मानते हैं कि मेल्टिंग पॉट में थ्योरी में विश्वास करते हैं कि एजुकेशनल एडवांसमेंट होगा, औद्योगिकरण होगा, शहरीकरण होगा, शिक्षा का विकास होगा, तो जाति और जेंडर और लैंग्वेज का जो बैरियर है, जो मेल्टिंग पॉट है, वो पिघल जाएगा। ऐसा नहीं है। और उन्होंने ऐसा माना कि जो इनका जो दृष्टिकोण है वो वर्ग, क्लास
सेंट्रिक अप्रोच है। क्लास सेंट्रिक मतलब वो वर्ग को ही देखते हैं, लेकिन वर्ग एक है, एक सिस्टम है जहाँ पर एक डोमिनेंट क्लास कमज़ोर वर्ग को शोषण करता है, उस बहिष्कृत करता है। लेकिन जाति भी है, जेंडर भी है, रेस भी है, और विभिन्न राष्ट्रों के बीच में एक पारस्परिक आर्थिक अंतर्विरोध भी है। जो साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं कमज़ोर राष्ट्र को शोषण कर रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का शोषण कर रहे हैं। वो भारतीय मार्क्सवादियों के द्वारा इसे इग्नोर किया गया है। तो इस आधार पर वो चाहते हैं कि जो समाजवादी आंदोलन हो, हालांकि वो भी पश्चिम के समाजवादी आंदोलन से प्रभावित हैं, लेकिन वो एक ऑटोनमस समाजवादी आंदोलन जो देसी ढांचे में हो और वो गांधीवाद से प्रभावित हो। वो गांधी की तरह वो मानते हैं कि सत्याग्रह में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं वो। लेकिन वो पूरी ये हम कह सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया का जो सोच है वो बात तो करते हैं, लेकिन एक साउंड उनका जो थ्योरेटिकल आर्किटेक्चर है, जो उनका सैद्धांतिक जो ताना बाना है, वो बहुत एकेडमिक रिगरस नहीं है। लेकिन वो प्रयास करते हैं, वो उस बात को छूने का करते हैं। वो आप कह सकते हैं कि उस माध्यम के द्वारा एक भारत में समतामूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, वो आते हैं कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत साम्राज्यवाद के बारे में, जो पूंजीवाद के बारे में कहते हैं, उन्होंने साम्राज्यवाद के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर पाए। वो काम लेनिन करते हैं। जो लेनिन की पुस्तक है इम्पीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो साम्राज्यवाद है पूंजीवाद की चरम अवस्था है, और बोल रहे हैं कि ये लेनिन का भी जो सिद्धांत है वो उसका भी आलोचना करते हैं। वो चाह रहे हैं कि जो सोशलिज्म है, देखिए वो कह रहे हैं जो बाद में हम जो उनका 7 रिवॉल्यूशन है 2 राष्ट्रों के बीच में, वो कह रहे हैं कि अभी का जो वर्तमान समय है, जो उपनिवेशवादी जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश हैं जिन्हें अभी आज़ादी मिली है, जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ गई है। यानी जो पहले के यूरोपियन देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रियलाइज्ड है, डेवलप्ड है, और दोनों ये इंटरलिंकेज है अर्थव्यवस्था का, ये आज़ाद नहीं है। कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि यानी वो कह रहे हैं कि हमारी जो वेस्ट, जो आज़ादी के बाद भी जो यूरोपियन राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, वो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों के पिछड़ेपन का विकास से जुड़ा हुआ है। यानी डेवलपमेंट एट इंडस्ट्रियल कंट्री डायरेक्टली लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन पेरिफेरियल कंट्री और अफ्रो एशियन कंट्री। पेरिफेरियल और मेट्रोपोलिस, माने मेट्रोपोलिस वो औद्योगिक और यूरोपियन पश्चिमी राष्ट्र को कह रहे हैं, और पेरिफेरी पिछड़ा वो इन देशों को कह रहे हैं। और इस तरह का सिद्धांत यूरोप के देशों में भी था। इस तरह का सिद्धांत 60 और इसके दशक में अन्य विचारक भी देते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो सरप्लस है, ये बात है कि इन जो हो क्या रहा है कि जो भारत केवल राष्ट्र के अंदर है अन्याय, जेंडर है, कास्ट है, लैंग्वेज, जो एक भाषा का भी वो प्रयोग करते हैं। हम जब आगे चर्चा करेंगे कि भाषा भी एक माध्यम है जो अधिकतर लोगों को बहिष्कृत करता है, बाहर करता है, पावर जो शक्ति संरचना है उससे उसे दूर रखता है। और इस पर अभी तक
हमारे ख्याल से लोहिया पहले एक राजनीतिक विचारक हैं जो इस मुद्दे को उठाते हैं, भाषा के विचारक। गांधी भी कह रहे थे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। राम मनोहर लोहिया ये कहना चाहते हैं कि देश के अंदर तो जो एक अंतर्विरोध है विभिन्न वर्गों, जातियों और लिंग के बीच में, लेकिन दो राष्ट्रों के बीच में भी मतभेद है। और वह राष्ट्र जैसे जो वर्कर यूरोप का है उसका बुर्जुआजीमेंट हो गया, वो धनी है, वो मध्यम वर्ग में जा रहा है। लेकिन जो पेरिफेरी का जो भारत और जो पिछड़ा राष्ट्र है उसका वर्कर, क्योंकि ये इकोनॉमी एक दूसरे से बंधी हुई है, एक लिंक है, एक चेन है। अमेरिका का एक वर्कर जो उत्पादन करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, भारत के एक वर्कर जो उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित होता है तो उसको कम मजदूरी मिलती है। वो उदाहरण दे रहे हैं कि यूरोप का एक वर्कर 1500 रुपया कमाता है तो अमेरिका का 15,000, तो यूरोप का 10,000, तो भारत का 300 रुपया कमाता है। यानी एक इसके अंदर भी मतभेद है। यानी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच जो गैप है उसको भी एक आंदोलन के द्वारा, वो बहुत सारे माध्यमों के द्वारा वो कह रहे हैं कि जो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वह समतामूलक नहीं है, वह बराबरी पर नहीं है। वो पावर स्ट्रक्चर में डेवलप्ड कंट्री का सर्वोच्च स्थान है, इसे भी बदलने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं, एक ऐसा हो जो पूरी विश्व में एक ऐसी सरकार हो, कॉन्फेडरेशन की बात करते हैं। अब हम आएंगे जो राम मनोहर लोहिया के 7th रिवॉल्यूशन, जो सप्त क्रांति है। देखिए अभी तक ऐसा बहुत सारे समाजशास्त्रीय अध्ययन हुआ है। जैसे बहुत सारे समाजशास्त्री कहते हैं कि जाति जो कास्ट सिस्टम है वो एक पावर स्ट्रक्चर है। देखिए एक शक्ति संरचना है। शक्ति संरचना हर लेवल पर ऑपरेट करती है, राज्य में भी करता है, परिवार में भी करता है, जाति भी है, भाषा भी है। और जब पावर स्ट्रक्चर ऑपरेट करता है और लोग बराबरी पर नहीं हो तो जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमज़ोर को बहिष्कृत करते हैं, शोषण करते हैं, दूर भगाते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पर हम जाति पर आते हैं। जो राम मनोहर लोहिया का अप्रोच है इंटरसेक्शनलिस्ट अप्रोच है। इंटरसेक्शनल का मतलब ये हुआ कि जाति भी एक पावर स्ट्रक्चर है, जेंडर भी है, लैंग्वेज भी है, रेस भी है, प्रजाति। भीमराव अंबेडकर, फूले और पेरियार, रामास्वामी नायकर पेरियार, ये इनका अप्रोच जाति केंद्रित है। वो जाति को ही, हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े दार्शनिक थे और उन्होंने बहुत धर्म ग्रंथ, वो ये किताब लिखी और उन्होंने अपनी जाति व्यवस्था के बारे में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म और बहुत सारी किताब लिखते हैं और वो एक जाति व्यवस्था के आलोचक के रूप में उभर कर आते हैं। लेकिन लोहिया इंटरसेक्शनलिस्ट अप्रोच अपनाते हैं। वो जाति को भी देखते हैं तो उसके साथ साथ कह रहे हैं कि जाति एक जाति है लेकिन एक जेंडर भी है, लैंग्वेज भी है। इतना होलिस्टिक पर्सपेक्टिव और में नहीं दिखाई पड़ता है। वो अपना जब समाजवाद का सिद्धांत देते हैं तो वो गांधीयन आइडिया को रिकास्ट करते हैं, रीफ्रेम करते हैं, री इन्वेंट करते हैं और फिर समाजवाद का सिद्धांत देने का प्रयास करते हैं राम मनोहर लोहिया। वो गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होने के साथ साथ वो अर्थव्यवस्था में भी कहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होना चाहिए। लेकिन गांधी का जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो जो ब्लूप्रिंट है वो लोहिया के पास नहीं है। लेकिन उनका ये ऐसा लग रहा है एक उस तरह का समग्र चिंतन जो उनका, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनका जो थ्योरेटिकल आर्किटेक्चर है उतना रिच नहीं है, एक एकेडमिक रिगरस नहीं है, लेकिन एक चिंतन परंपरा है। वो सवाल करते हैं, आप कह सकते हैं कि एक लूज थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन है, सूत्रीकरण है, सैद्धांतिक सूत्रीकरण, जिसके द्वारा वो एक समतामूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन उसमें एक बात और ये भी है कि ये जो समानता के लिए जो बहुत सारे जो विमर्श हैं, जैसे एक मार्क्सवादी विमर्श हुआ जो वर्ग क्लास सेंट्रिक है, दूसरा नारीवादी विमर्श है, तीसरा अंबेडकर, फुले और पेरियार का विमर्श है। और ये तीनों विमर्श, ऐसा उनका मानना है कि पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है, पश्चिमी विचारधारा से ये भी प्रभावित है, लेकिन उस विचारधारा को देशीय अंदाज में पेश कर रहे हैं, उसका देशीयकरण कर रहे हैं, भारतीयकरण करना चाह रहे हैं, इंडिजनाइजेशन ऑफ सोशलिज्म, उसका देशीकरण कर रहे हैं। और ये जितने सिद्धांत की अभी मैंने चर्चा किया, नारीवादी विमर्श, मार्क्सवादी विमर्श जो एक समानता की बात करता है, और अंबेडकर और फुले और पेरियार, ये उनका कहना है कि ये तीनों विमर्श ऐसा मानकर चलता है कि भारतीय समाज जो है वो हायरार्किकल है, पद सोपान पर है, उसको आधुनिक विचारों से ही तोड़ा जा सकता है और समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। लेकिन राम मनोहर लोहिया इसे मानते नहीं। एक दूसरी विचारधारा है जो बैकवर्ड लुकिंग है, कि उसको सब भारतीय परंपरा में ही दिखाई पड़ता है, उससे भी राम मनोहर लोहिया सहमत नहीं है। वो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, गांधीवादी विचारधारा के साथ समाजवाद को, भारतीय संस्कृति का भी वो सहारा लेते हैं। वो राम, कृष्ण और शिव का भी उदाहरण देते हैं। वो सावित्री और द्रौपदी का उदाहरण देते हैं कि भारतीय नारी को द्रौपदी होना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी इंडिपेंडेंट माइंड की है, विद्रोही है, वो सत्ता को चुनौती देते हुए दिखती है। और जो सावित्री हैं वो जो स्थापित, सत्ता के द्वारा स्थापित जो सामाजिक मूल्य है उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, कन्फर्मिस्ट है, ओबीडिएंट है। और वह सत्ता जो स्थापित किया गया है, या वो राज सत्ता हो, या परिवार की सत्ता हो, या अन्य सत्ता हो, उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करते। तो बोलते हैं कि भारतीय नारी को द्रौपदी की तरह होना चाहिए, यानी वो एक जेंडर के क्षेत्र में भी, हालांकि जेंडर के बारे में वो उतना डेवलप थ्योरी नहीं देते हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि भारत में नारी को बराबरी का अधिकार मिलनी चाहिए। गैर बराबरी है, जेंडर भी एक कारण है। और वो भारतीय संस्कृति से उदाहरण लेते हैं। एक जो दंत कथाएँ हैं, जो हमारे जो भारतीय संस्कृति के रूपक हैं, प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, फेबल्स हैं, उसका सहारा लेते हुए एक जेंडर के संबंध में समता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हम कह सकते हैं कि इनका वो विचारधारा है राम मनोहर लोहिया, वो अपने समाजवाद के संबंध में वो एक वैकल्पिक विचारधारा के रूप में अपने विचारों को पेश करना चाहते हैं, गांधीवाद का सहारा लेकर के और भारतीय संस्कृति का सहारा लेकर के। जब हम जाति पर बात करेंगे कि उनका जो सब क्रांति थी, जिसमें एक जाति भी है और जातीय व्यवस्था, ये तो इसमें बहुत सारे चिंतक हैं, इवन गांधी भी मानते थे कि इसकी कुछ बातें जो है वो उस गांधी भी समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक गांधी के आलोचक के रूप में उभर कर आते हैं, वो भारतीय टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं, धार्मिक टेक्स्ट का। लोहिया भी कह रहे हैं कि जाति को भी ये जो अन्याय हो रहा है, और ऐसा वो मान रहे हैं कि भारत में जो 90% जो लोग हैं कहीं न कहीं शोषण, गैर बराबरी और बहिष्करण के शिकार हैं, उनको बहिष्कृत किया गया है। और उसका आधार जाति भी है, उसका आधार जेंडर भी है, उसका आधार भाषा भी है, उसका आधार रेस भी है, नस्ल भी है। इसलिए वो बोल रहे हैं, उनकी जो पार्टी थी वो नारा देती है कि स्वसूपा ने बांधी गांठ
पिछड़ा पावे 100 में 60, वो पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करते हैं कि यही एक तरीका है, क्योंकि फिर इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की जो विचारधारा थी उसी रास्ते पर चलना है। अफर्मेटिव एक्शन का एक रिजर्वेशन वो उन्होंने कहा कि एक तरीका है जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि इस आरक्षण किसको होगा? हरिजन, शूद्र, महिला, आदिवासी और मुस्लिम और ईसाई धर्म के जो पिछड़े हुए लोग हैं। लेकिन विकास के माने आज़ादी के प्रथम और द्वितीय दशक में उनको महसूस हुआ कि देखिए इसमें भी जाति व्यवस्था में बहुत संरचनात्मक जाति व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है डे बाय डे। उसमें वो उनको बाद में रियलाइज होता है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, जैसे मुदेलियर है तमिलनाडु में, भोकालिगा लिंगायत है कर्नाटका में, कोमा एन रेड्डी है आंध्र प्रदेश में, या उत्तर भारत का भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बहुत सारी जो ओबीसी की जातियां हैं वो एक शक्ति भारतीय विकास से लाभान्वित होकर के एक शक्तिशाली जाति के रूप में उभर कर आई हैं और जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसके ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे हैं। और उनमें भी वही चेतना आ गई है जो जाति व्यवस्था। देखिए ब्राह्मणवादी चेतना से मेरा मतलब है किसी ब्राह्मण के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी उस सामाजिक व्यवस्था में उस शीर्ष पर बैठा हुआ है, तो हर जाति उससे ग्रसित हो सकती है। ये जो ब्राह्मणवादी चेतना है वो दलित भी हो सकता है, पिछड़ा वर्ग भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है। तो ऐसा वो मान रहे थे कि ऐसे लोग जो शक्तिशाली हैं उनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो शक्तिशाली वर्ग हैं उभर कर आ रहे हैं। और वो अपना जब वो एक अपना नेशनल डिबेट के लिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट के लिए उनकी जो एक संस्था थी एसोसिएशन फॉर स्टडी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट, कि कास्ट के अध्ययन के लिए और उसके विनाश के लिए उन्होंने 22 पॉइंट का एक राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श के लिए उन्होंने रखा, जिसमें ये सारे मुद्दे थे कि उसमें हमारा ये विचार है, आप भी अपना विचार रख सकते हैं एक डायलॉग के लिए, डिबेट के लिए। और ऐसा वो मान रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह कि जो बहुत सारी आबादी जो है इसकी शिकार है। दूसरा कि हमारा देश जो गुलाम हुआ उसका कारण ये जाति व्यवस्था भी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे न्यूट्रल थे, उदासीन थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। जो लड़ने वाले थे लड़ रहे थे। इससे उत्पादन में इफ़िशियंसी नहीं, माने जो इफ़िशियंसी है इससे घटती है जाति व्यवस्था से। और इसे इफ़िशियंसी वो ये भी मान रहे थे कि इसे इफ़िशियंसी घटेगी तो अर्थव्यवस्था जो है उसका विकास उस तरह से नहीं होगा। और रिजर्वेशन के साथ साथ उन्होंने इस पर अपना एक क्लास केंद्रित भी आंदोलन किया। एक तो ये हुआ जो जाति केंद्रित आंदोलन था, रिजर्वेशन की बात थी। दूसरा वर्ग केंद्रित उनका था। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम का सूत्रपात किया। पहला था कि जो लगान माफ़ी करो, जो अनइकोनॉमिक होल्डिंग है, जो ऐसा ज़मीन है जो उत्पादकता नहीं है उसका लगान माफ़ कर दो, वो मत करो। दाम बांधो, यानी जो खेती गृहस्थी का जो उत्पादन है, जो औद्योगिक उत्पादन है, इसके बीच में बहुत गैप नहीं होना चाहिए, जो कि है, जो कंज्यूमर को ज़्यादा में मिलता है, बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो दाम बांधो, इतना पैरिटी होनी चाहिए, पैरिटी बिटवीन एग्रीकल्चरल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। खर्च पर वो करें कि सीमा करो, कि इस देश के प्रधानमंत्री पर, वो नेहरू पर बोल रहे थे कि 25,000 रोज़ खर्च होता है और एक किसान 8 आना और 1 रुपया खर्च कर रहा है और प्रधानमंत्री कोई आमदनी नहीं है फिर भी खर्च हो रहा है, ऐसा वो आलोचना करते हैं। खैर ये आलोचना, आमदनी प्रधानमंत्री कमाने के लिए नहीं गया है, वो भी एक कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन वो आलोचना कर रहे हैं कि खर्च पर सीमा हो, खर्च कीजिए लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं हो, 10 गुना से ज़्यादा नहीं हो, एक गरीब आदमी और एक शक्तिशाली व्यक्ति में। और वर्तमान समय में भी देख रहे हैं, और हमारा भारत का संविधान भी मान रहा है कि हमारे देश में जो संसाधन है
इवन संविधान जब बन रहा था उस समय भी, कि हमारे देश में जो संसाधन है, जो पूंजी है, जो ज़मीन है, उसका वितरण गैर बराबरी है, असमान है, बहुत असमान है। इसीलिए भारतीय संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि इसका बंटवारा इस प्रकार से किया जाए, संसाधन, संपत्ति और पूंजी का, कि समाज का वंचित और गरीब से गरीब व्यक्ति भी ज़्यादा हद तक लाभान्वित हो सके। ये ऐसा राम मनोहर लोहिया भी कह रहे थे कि बहुत गैर बराबरी है, और उसी गैर बराबरी को, जो वर्गीय ढांचा है, वो जाति के बाद वर्ग पर आते हैं, और उसको कह रहे हैं कि इसको समतामूलक समाज में ये करना जरूरी है कि खर्च की सीमा किया जाए ज़्यादा। वो बोल रहे हैं कि शहर में जो ज़मीन है उसकी कीमत घटाओ। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए पानी पखाना दो, यानी ड्रिंकिंग वाटर हो गांव में, और ख़ास करके टॉयलेट हो। रेलवे स्टेशन में तरह तरह की जो व्यवस्था है उसका वो विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समान हो। और फिर वो आते हैं भाषा पर। हालांकि देखिए, इकोनॉमिक प्रोग्राम उन एक्चुअली क्या है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है वो मान कर चलता है। अब इनकी भी अपनी सीमाएँ हैं कि जो राज्य है, जो राज्य हम भारतीय राष्ट्रीय राज्य की बात कर रहे हैं, वह एक डेमोक्रेटिक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा। वो एक सोशलिस्ट प्रोजेक्ट पर चलेगा कि समाज का जो गरीब तबका है उसका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करेगा, चाहे वो बहुत सारे कार्यक्रम के द्वारा। वो इस तरह का ये भी कह रहे थे, लेकिन वो एक उससे हट करके वो ये सब भी कह रहे थे कि भाई लगान माफ़ करो, दाम बांधो, खर्च पर सीमा करो। और वो नेहरू की आलोचना भी करते हैं। 1963 में पार्लियामेंट में भाषण देते हुए बोलते हैं कि 27 करोड़ लोग जो इस देश में हैं, उनका रोज का इनकम 3.5 आना है, 3.5 आना है, 3 रुपये है, 3 आना। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 15 आना है, और राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं कि 7 आना है। अब कौन सा ये मैं नहीं जानता हूँ। और ये भी जो आंकड़ा लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि टैक्स लगाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनसे आंकड़ा मांगा है कि वो कैसे टैक्स लगाएंगे, तो इस पर वो सरकार को घेरते हैं। नेक्स्ट इशू है जो राम मनोहर लोहिया उठाना चाहते हैं, वो है भाषा की। और ये हम कह सकते हैं कि पहले विचारक हैं जो भाषा को, गांधी भी थे, जो मानते हैं कि भाषा भी एक माध्यम है जिससे बहुत लोगों को बहिष्कृत करता है शक्ति संरचना से। भाषा भी एक शक्ति का सिंबल है। और भारत में जो अंग्रेजी भाषा है वो शक्तिशाली की भाषा है, वो अभिजात वर्ग की भाषा है, वो पूंजी की भाषा है, वो उसका आधिपत्य है। पूरी शक्ति संरचना में वो अंग्रेजी का आधिपत्य है। और वो भाषा, अंग्रेजी सच का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये भाषा जो है एक सामंती प्रवृत्ति उभर करके आई है और बहुत लोगों को एक्सक्लूड कर रही है, शक्ति संरचना से दूर भगा रही है, ये भारतीय समाज और राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है, उसका वो विरोध करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाषा का जो हमारा देसी भाषा है, चाहे वो हिंदी की बात करते हैं, हिंदुस्तानी, जो महात्मा गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस भी इसकी वकालत कर रहे थे कि भारत की भाषा क्या हो। तो वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी भाषा है, उस हिंदुस्तानी भाषा को भारत का भाषा हो, भारत मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो। लेकिन भारत में और सारी भाषाएं हैं। एक बहुत सारी दिक्कत भारत के साथ ये है कि भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, और वो भी विकसित भाषा है। जिस तरह से हमारा प्राचीन काल में संस्कृत एक धनी भाषा था, उसी तरह से तमिल भी है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ और साहित्य की रचना तमिल में भी होती है, बंगाली में है, मराठी में है। वो जिस हिंदुस्तानी की ये वकालत कर रहे थे गांधी जी की तरह, वो बोल रहे थे कि हिंदुस्तानी ऐसी भाषा हो
जिसमें संस्कृत और पर्शियन का इन्फ्लुएंस कम हो। तो वो ये भी बोल रहे थे, वो पेरियार के पास वो मिलते हैं, रामास्वामी नायकर पेरियार से, जो उस समय ब्राह्मण विरोधी, उत्तर विरोधी, हिंदी विरोधी आंदोलन हो रहा था। उन्होंने उनसे भी डायलॉग किया और कहा कि मैं आपके आंदोलन से सहमत हूँ, लेकिन आपको हिंदी विरोधी आंदोलन से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण विरोधी आंदोलन से सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी भाषा पर जो समस्या है उस भाषा का हम उचित कर लें। आपका जो जाति केंद्रित आंदोलन है, वो जाति केंद्रित यानी जाति व्यवस्था में जो अन्याय है उसके विरुद्ध हम आपके साथ हैं, लेकिन भाषा एक भारत की ऐसी होनी चाहिए जो सबको एक राष्ट्रीय एकता में बांध सके, और वह एक आधार भाषा भी होगा, एक आधार संस्कृति भी होगा। उनको एक या दो बार उनकी मुलाकात पेरियार से होती है। अब भाषा का समस्या ये है कि जैसे अगर आप भाषा कहते हैं देसी भाषा, तो उत्तर भारत में हिंदी का बात आता है, जैसे हिंदी हमारी, लेकिन हिंदी आता है तो हिंदी को भी सतर्क रहना पड़ेगा। संविधान सभा में भी जब आंदोलन हो रहा था तो हिंदी को भी अपनी अन्य देसी भाषा है उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना होगा, बहन की तरह रहना होगा, सास या सौतेली माँ की तरह रहने से काम नहीं होगा। अन्य भाषाएं भी हैं। और यहाँ पर राम मनोहर लोहिया ये दिखाई पड़ते हैं। देखिए, राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि जो भाषा है वो एक राष्ट्र के अस्मिता का सवाल है। अंग्रेजी का वो विरोध नहीं कर रहे थे, अंग्रेजी पढ़िए लिखिए, जो विश्व में जितने भी ज्ञान है जहाँ से भी आ रहा है लेने में कोई अर्ज नहीं, लेकिन इस देश का जो एक मैनिफेस्टेशन हो उसकी अस्मिता का, उसकी आइडेंटिटी का जिस भाषा में, वह भाषा देशी हो, उसे राष्ट्र की पहचान बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। और जो पूरा शक्ति संरचना है वो शक्ति संरचना अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी यानी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी यहाँ से नहीं गई। वो कहना ये चाह रहे थे गांधी की तरह। आशीष नंदी एक विचारक हैं जो उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, इंटीमेट इनेमी, घनिष्ठ दुश्मन। जिस तरह गांधी औपनिवेशिक आधुनिकता के दायरे से बाहर जाकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे थे, उसी तरह से राम मनोहर लोहिया भी इस तरह की बात कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया ये कहना चाहते थे कि ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद है उससे मुक्ति तो मिल गई और उसके लिए हम आंदोलन किए, लेकिन जो बौद्धिक और जो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है उससे भी मुक्ति जरूरी है, उससे भी आज़ादी, बौद्धिक आज़ादी चाहिए, मानसिक आज़ादी चाहिए, सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए। उसकी वकालत राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। लेकिन भाषा का सवाल अभी हम वर्तमान समय में देखेंगे, क्योंकि अभी देखें कि पूरा जो हमारा नॉलेज सिस्टम है पूरी दुनिया का और पूरे भारत का, तो आज भी अंग्रेजी का आधिपत्य है। दुनिया में तो है ही, पहले तो पूरे सोशल साइंस और हम ये करें तो वेस्ट का ज्ञान निर्माण में वेस्ट का आधिपत्य है, और भारत के अंदर भी जो ज्ञान निर्माण हो रहा है, सामाजिक विज्ञान हो या इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान के संदर्भों में मैं विशेष कर कहूँगा, उसमें अंग्रेजी में ही नॉलेज प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा आंकड़ा बताता है, यानी उसका वर्चस्व है। और भारत का जो 80% लोग, शिक्षक और छात्र जो हिंदी या देसी भाषा में पढ़ते हैं, उनको स्तरीय साहित्य नहीं मिलता है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो या बंगाली हो। स्तरीय साहित्य जो है वो अंग्रेजी में उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की बात, हिंदी साहित्य रिच है, लेकिन हिंदी माध्यम में जो सामाजिक विज्ञान है उसकी बात मैं कह रहा हूँ, वो स्तरीय साहित्य नहीं है। और उसके लिए राज्य की भी, भारतीय राष्ट्रीय राज्य की भी ज़रूरत है कि वह भाषा के संबंध में ऐसी नीति हो जो ज्ञान के संबंध में भी, जो ज्ञान उत्पादन हो हिंदी में हो। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसकी चर्चा हम बाद में की जा सकती है। वो सांस्कृतिक राजनीति की भी बात कर रहे थे, कल्चरल पॉलिटिक्स। वो कह रहे थे कि जो राजनीति है अल्पकालीन धर्म है, और जो धर्म है दीर्घकालीन राजनीति है।
वो कह रहे हैं कि जो संस्कृति है राजनीति का शर्तें निर्धारित करता है, और जो संस्कृति है, जो राजनीति है, वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य करता है, कल्चरल रीजनरेशन करता है। दोनों एक दूसरे का है। और अगर भारत में राजनीति करना है तो आपको सांस्कृतिक राजनीति की ज़रूरत पड़ेगी, और जो अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। यानी जो सांस्कृतिक स्पेस है वो वैक्यूम नहीं होना चाहिए, उस पर उसको राजनीति से जोड़ करके, इसीलिए वो भारतीय संस्कृति से बहुत सारे रूपक लेते हैं। वो कृष्ण का, राम का, शिव का उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि जो राम हैं वो दक्षिण और उत्तर भारत के एकता के रूप में है, जो कृष्ण है वो पूर्व और पश्चिम के एकता के रूप में है। पूर्व मतलब पटना, वो जो मगध था एम्पायर, और पश्चिम मतलब द्वारिका और ये सब। और हालांकि वो संस्कृति के संबंध में भी उनका एक जो बात करते हैं, एक सूत्रीकरण करते हैं, बहुत एक सिद्धांतिकी एक पूरी रिगरस तरीके से नहीं गढ़ पाते हैं, लेकिन वो एक संस्कृति के द्वारा जनता के पास संदेश को प्रेषित करने के लिए इसका सहारा लेते हैं, ताकि उसे राजनीति का दायरा बढ़ाया जा सके। और वो संस्कृति का सहारा इसलिए भी ले रहे हैं कि जो सामंती संस्कृति है उसके विरुद्ध लोकप्रिय संस्कृति का विकास किया जाए। वो संस्कृति का सहारा इसलिए भी ले रहे हैं कि कुछ दिन पहले भारत का पार्टीशन हुआ था और बहुत सारे प्रांतों को इंटीग्रेशन का समस्या था, तो वो एक संस्कृति के द्वारा भारत को एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक फीलिंग ऑफ ओननेस रहेगा, एक सशक्त भारत का एकीकरण किया जा सके, इसलिए भी वो सहारा ले रहे हैं संस्कृति का। दूसरा कि लोगों का एक राजनीतिक रीजनरेशन होगा, सांस्कृतिक रीजनरेशन होगा। इसके साथ साथ वो जो आधुनिक लोग हैं, आधुनिकता का विमर्श है, जो पश्चिम में जिसकी उत्पत्ति हुई, आधुनिकता का विमर्श से मेरा मतलब है कि पहली बार आधुनिकता एक वैचारिक सोच के साथ आता है। वो ये कहता है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को धर्म से, व्यक्ति को सामूहिकता से अलग करता है, व्यक्ति को एक ऑटोनमस, एक स्वतंत्र, एक इंडिविजुअल के रूप में उभारता है कि उसके पास एक चेतना है, उसके पास एक सोच है, और वो जो राज्य से जो उसके संबंध होंगे, यानी एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास करता है जो रेशनल हो, तार्किक हो। वो व्यक्ति को मध्यकाल में ऐसा माना जाता था, मैं आधुनिकता को ऐसे समझे कि मध्यकाल में माना जाता था कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, और जो शासक है वो राज्य का प्रतिनिधि है। उस राज्य को, उस धर्म से राज्य को और व्यक्ति को आधुनिकता अलग करता है, उसको एक स्वायत्तता प्रदान करता है, उसको एक स्वतंत्र करता है, उसके सोचने की प्रवृत्ति को आज़ादी देता है, उसके रेशनल थिंकिंग पर विश्वास करता है। इट बिलीव्स इन रेशनलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये जो आधुनिकता है उसे नेहरू, हमारे जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित है। और जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे, प्रभावित थे, लेकिन गांधी आलोचक थे। उसी तरह से राम मनोहर लोहिया भी कह रहे हैं कि ये जो साइड लुकिंग मॉडर्निस्ट हैं, जो अगल बगल से देखते हैं आधुनिकता को, या जो नकल करते हैं आधुनिकता का पश्चिम का, या जो सैलो छिछला जो आधुनिकता है वो नेहरू पर इंगित कर रहे हैं, या जो वैसे आधुनिक लोग हैं जो भारत में, हमारा जो डेवलपमेंट डिस्कोर्स आज़ादी के बाद शुरू हुआ वो नेहरू का था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, और उस एक पूरा एक जो इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन था नेहरू का, और बहुत सारा जो ये था वो चल रहा था, जो हमारा डेवलपमेंटल मॉडल था, जो गांधीयन दर्शन के माने उससे अलग था, उसकी ये आलोचना करते हैं। और ये कहना चाहते हैं दूसरा, वो
जो भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि जैसे राम, और इसके बाद बोलते हैं कि गंगा और जो सरजू है, नदी का वो चर्चा करते हैं कि गंगा और जो सरजू है एक कर्तव्य की नदी है, और जो यमुना है रस की नदी है। वो हिंदू बनाम हिंदू एक किताब लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि हिंदू धर्म में दो तरह के लोग हैं, एक कट्टरपंथी, एक उदारवादी। जैसे वो वशिष्ठ और वाल्मीकि का उदाहरण देते हैं कि वशिष्ठ जो हैं कट्टरपंथी हैं तो वाल्मीकि उदारवादी है। इस तरह के एक बाइनरी वो ये करते हैं, और इसके द्वारा वो ये चाहते हैं कि जो उदारवादी हो, बार बार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो उदारवादी पक्ष है, जब भी उदारवाद की विजय हुई है तो समाज का विकास हुआ है, जब भी कट्टरपंथी ऊपर गया है तो समाज नीचे गिरा है। वो बोल रहे हैं कि अगर गुरु नानक उदारवादी थे तो उस समय पंजाब और उस विकास किया था, लेकिन जैसे रंजीत सिंह के समय कट्टरपंथी होता है तो पतन होता है। उसी तरह से वो महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं और शिवाजी का, कि शुरू में वो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो विकास करता है, लेकिन जैसे पेशवा कट्टरपंथी होता है तो फिर वो पतन होता है। इसके द्वारा वो बताते हैं कि ये जो वैचारिक संघर्ष है हिंदू धर्म में उदारवादी और कट्टरपंथी के बीच में, तो उदारवादी ये है हिंदू उदारवादी, जो भारत को एक राष्ट्रीय सूत्र में बांध सकता है, जो रख सकता है, जो क्योंकि भारत जो है एक भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, विविधताओं का देश है, बहुरंगी देश है। तो उदारवादी जो हिंदू है वही इसको समेट कर रख सकता है, ऐसा उनका कहना था। अब एंटी कांग्रेसिज्म नेहरू का, ये राम मनोहर लोहिया का रहा है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो उनका एक्चुअली क्या था कि आज़ादी के बाद नेहरू का जो बौद्धिक जो आवरण था, जो विचारधारा था, वो भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे, लेकिन उनका ये था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, क्योंकि इंडिया उस समय बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, अब हमारा आर्थिक दोहन हो चुका था, खेती गृहस्थी उद्योग धंधे में हम पिछड़े हुए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, तकनीकी विकास नहीं हुआ था। तो जो डेवलपमेंटल मॉडल परस्यू किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो जो और ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पहली बार 1963 में ये राम मनोहर लोहिया एमपी बनते हैं फर्रुखाबाद से। तो कितना टाइम है, तो फर्रुखाबाद से जब एमपी बनते तो वो नेहरू के व्यक्तित्व के सामने वो कर नहीं कुछ पा रहे थे, क्योंकि देखिए ये संगठन के व्यक्ति नहीं थे, और जितने समाजवादी थे वो सब समाजवाद से, आचार्य नरेंद्र देव 55 में मर जाते हैं, जयप्रकाश नारायण छोड़ देते हैं, यानी एक इकलौता समाजवादी थे। तो समाजवाद का विघटन और मर्जर, स्प्लिट और मर्जर चलता रहा। 67 में इनकी मृत्यु होती है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो वहाँ पर कहीं कहीं इनको एक्सट्रीमिज्म माने राजनीतिक जो उग्रवाद है इनमें दिखाई पड़ती है, कहीं भाषा की शिष्टता भी नहीं रहती है, कहीं कहीं पर या आप कह सकते हैं कि नाटकीय एक गेस्चर भी रहता है। तो वो जो एंटी कांग्रेसिज्म है, चूँकि ये बात सही है कि अगर कांग्रेस का आधिपत्य था सत्ता पर और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का यूफोरिया भी था, तो वो एंटी कांग्रेसिज्म था, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यही जो एंटी कांग्रेसिज्म है, कांग्रेस विरोधी, ये अगर 1989 के बाद या 90 के बाद अगर यही जारी रहा, और जिसके कारण हम देखते हैं कि अब राजनीतिक परिदृश्य कुछ और है, तो उसके लिए यहाँ पर या तो जो लोहिया के जो फॉलोअर्स थे उनका कहीं ना कहीं ये दोष दिखाई पड़ता है कि जिसमें दूसरी राजनीतिक धारा का विकास हुआ, और जो अभी हम देख रहे हैं। तीसरा वो नेक्स्ट ये कह रहे थे, रेस का सवाल, नस्ल का सवाल कह रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये जो नस्लीय भेदभाव है गोरे और काले का, ये भी एक अन्याय का एक कारण है। और गोरे और काले वो जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच और गोरे काले का वो जब मुद्दा उठाते हैं, तो यहाँ पर वो एक ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवादी एक चिंतन है, जो ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स कहते हैं, कि जो पश्चिम के लोग थे, जो विचारक थे, जिनको ओसिडेंट कहते हैं,
और जो पूर्व के देश हैं उनको प्राच्य देश कहा जाता है। तो ज्ञान परंपरा पर उनका आधिपत्य था। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ब्लैक मनी। कोई मनी ब्लैक नहीं होता है, ना कोई मनी वाइट होता है। कोई मनी गलत हो सकता है, कोई इलीगल हो सकता है, इमोरल हो सकता है, लेकिन ब्लैक गलत कैसे होता है? वो तो रंग है। यानी ये जो ब्लैक भी रेशियल कॉनोटेशन, एक नस्लीय रंग दिया गया, एक नस्लीय भेदभाव से किया गया है कि जितना काला है वो बुरा है और जितना वाइट है वो अच्छा है। वो विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गुडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास ज्ञान परंपरा है, वो पूरी दुनिया को इनलाइटन करेगा और ज्ञान से ज्ञान्वित करेगा। वो उसके पास सिविलाइजेशन मिशन पर चला है कि वो पूरी दुनिया को सिविलाइज करेगा, इनलाइटन करेगा। ये यहाँ पर वो नेहरू, ये राम मनोहर लोहिया भी कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, हमारे तो नायक बहुत सारे सावले हैं, कृष्ण सावले हैं, राम सावले हैं, और भारत में भी गोरे लोग आ गए हैं। इसका वो विरोध कर रहे हैं। वो गोरे लोग जो ब्राउन साहब जो अंग्रेज चले गए, इसके बाद भी वो गोरे लोग हैं। गोरा और काला होना कोई गलत बात नहीं है। ब्लैक जो उसके साथ एक जो, जैसे वो एक विचारक हैं फ्रेंच फेनन, उनकी एक किताब है ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क। काला चेहरा है और लिपस्टिक और ये सॉरी क्रीम उरीम लगाकर गोरा बनना रहता है, जो ब्लैक करते हैं कि उनको गोरा बनना है, क्योंकि उसका डोमिनेंट मॉडल गोरा दिखाई पड़ता है। और वो बोल रहे हैं कि इसलिए हो रहा है कि जब ब्लैक था तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब यूरोपियन पावर उन पर सत्ता काबिज करता है और वो गोरे के चश्मे से अपने को देखते हैं, तब उनको अपने कलापन का एहसास होता है। और जो शक्ति संरचना में गोरे और काले के बीच में जो खाई होती है, वहीं पर सारी समस्या खड़ी हो जाती है वैचारिक रूप से। वो आर्थिक डोमिनेशन भी है, शक्ति संरचना में भी ब्लैक को सप्रेस किया गया, ज्ञान परंपरा से अपदस्थ कर दिया गया। तो वो इस डोमिनेशन को उसी के नज़रिए से ये राम मनोहर लोहिया भी माने नस्लीय भेदभाव को का ये करना चाहते हैं। और लास्ट में उनका ये है कि राष्ट्रवाद, और वो राष्ट्रवाद भी एक ऐसे राष्ट्रवाद की वकालत कर रहे हैं, जिंगोइज्म नहीं होना चाहिए, उग्रता नहीं होनी चाहिए। हमारा जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई है वो उपनिवेश विरोधी, साम्राज्य विरोधी आंदोलन के दौरान पैदा हुआ, और हमारा राष्ट्रवाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद था जब उभर कर आया, समावेशी राष्ट्रवाद था, समतामूलक राष्ट्रवाद था, जो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था, तो उस अधिवेशन का जो एक हिस्टोरिक जजमेंट था, जिसमें उस समय वो हिस्टोरिक जो एक रिसोल्यूशन पास हुआ मौलिक अधिकार के बारे में, कि हमारे भारतीय राष्ट्रवाद का ये भी एक आधार होगा कि लोगों को बोलने की आज़ादी होगी, लोकतांत्रिक आज़ादी होगी। और उस रिसोल्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, और उस रिसोल्यूशन को महात्मा गांधी मूव कर रहे थे। उनमें भी वैचारिक मतभेद थे। तो राम मनोहर लोहिया भी ऐसे एक राष्ट्रवाद का बात कर रहे थे जो समावेशी राष्ट्रवाद हो, समतामूलक राष्ट्रवाद हो, और इनका गांधी की तरह एक चौखंबा राज की बात कर रहे थे, 4 पिलर स्टेट। हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है गांधी की तरह, जैसे गांधी बोल रहे थे, गांधी जी, कि जो हमारा शक्ति संरचना है उसमें शक्ति का केंद्रीयकरण हो गया, और ये जो शक्ति हमने जो डेमोक्रेसी या जो डेवलपमेंट का मॉडल लिए हैं, जो पश्चिम से, जो हिंसा और शोषण पर आधारित है, वो कह रहे हैं गांधी जी कि जिस लोकतंत्र में, जिस राजनीतिक व्यवस्था में कमज़ोर को एक शक्तिशाली की तरह अपने को विकास करने का मौका नहीं मिले, उससे भी सत्ता में भागीदारी का मौका नहीं मिले, तो वह लोकतंत्र नहीं है, वो व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है। उसी तरह ये एक आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात
राम मनोहर लोहिया भी कर रहे थे, और एक चौखंबा राज की बात कर रहे थे। चौखंबा राज मतलब पावर स्ट्रक्चर जो है, एक जो शक्ति संरचना माने ग्रामीण स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, और वास्तविक हो, शक्ति का केंद्र हो, पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाए, न कि नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आए। अब वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि कोई भी विचारधारा अगर बहुत सारे दिनों के बाद 1967 में राम मनोहर लोहिया की मृत्यु होती है और अभी 50 साल हो गए और उनके विचार थे, तो बहुत सारे विचार अप्रासंगिक भी हो सकते हैं। कुछ विचार को रीकास्ट और री इन्वेंट भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी विचारों को, एक विचार और दूसरे विचारों को मिलाने की भी ज़रूरत है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे अभी भी लिंग्विस्टिक इनजस्टिस तो इस देश में है, भाषाई जो अन्याय है ये इस देश में है। अभी भी देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो उसे भाषा का साथ न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान का जो सृजन हो रहा है अंग्रेजी में हो रहा है, सामाजिक विज्ञान में, और मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में तो हो ही रहा है। और 80% लोग जो देसी भाषा में पढ़ते हैं तो वंचित हो गए हैं। तो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन भारत में कैसे होगा? स्तरीय साहित्य नहीं है अंग्रेजी में, देसी भाषा में नहीं है। देसी से मतलब चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर राम मनोहर लोहिया ज़्यादा प्रासंगिक हैं। और बहुत सारे जो उनके विचार हैं कास्ट न्याय के बारे में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, या जेंडर के बारे में एक जो सूत्रीकरण है उस तरह से रिगरस नहीं है, लेकिन जो एक फॉर्मुलेशन है उनका, जो सूत्रीकरण है वो अभी भी वर्तमान समय में प्रासंगिक है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, भाषा के साथ, संजीदगी के साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें भी एक वो हो, कोई भी भाषा ऐसा ना हो कि वो डोमिनेशन के तरफ जाए। सारी देश की जो देसी भाषा है, वर्नेकुलर लैंग्वेज, पैरिटी हो, एक भाषा भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हो, और लेकिन संजीदगी के साथ इसका ये किया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।